आज तो जी क्या चल रहा है, एक टिकट कटा और बवाल। और उधर तो नितिन नवीन का तो जिक्र किया ही मैंने। देखिए, सारी खबर तो अंकुर जी आप ही ने बता दी, तो मैं क्या बताऊंगा आप। आप विश्लेषण आप करेंगे, खबर तो मैं बता सकता हूँ, विश्लेषण नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पिछले 1 डेढ़ 2 महीनों से कुछ अप्रत्याशित सा हो रहा है। और इसीलिए हाँ। मैं इस बारे में कई बार कह रहा हूं कि जब बहुत कुछ अप्रत्याशित होता है तो वो अकारण नहीं होता, उसके पीछे के कुछ कारण हम्म। होते हैं और भविष्य में कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। इस संभावना हम्म। या आशंका से मैं इनकार नहीं करता हूं। दोनों घटनाएं, एक दतिया में जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माने जाते थे, एक जमाने में तो दरअसल वो मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जाते थे, नरोत्तम मिश्रा। मामूली लीडर हम्म। नहीं है, कम से कम मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर जो लोग उनको जानते हैं, और साथ ही साथ उनको अमित शाह का बेहद करीबी भी माना जाता है। बेहद करीबी भी माना जाता है। अब आज की तारीख में वो बेहद करीबी है नहीं है, वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन वो बेहद करीबी माने जाते हैं। दूसरी तरफ जो बांकीपुर में हुआ कि पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष नितिन नवीन, उन्होंने वो सीट खाली की थी, और उनकी सीट खाली होने के बाद कम से कम पार्टी अध्यक्ष थे, हम ये तो उम्मीद करते हैं कि वो अपना कैंडिडेट अपने क्षेत्र में खुद तो तय कर सकते हैं, और उन्होंने ये काम किया भी। उन्होंने ये काम किया भी, लेकिन उनका पत्ता भी कट गया, और जो उम्मीदवार जिसका चयन उन्होंने किया था उसने अपना टिकट वापस ले लिया है। अब उनकी जगह नए जो कैंडिडेट है, नाम नाम लेना कोई बहुत जरूरी नहीं, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि नरोत्तम मिश्रा जो एक जमाने में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक थे, उनको उनका टिकट कटना, उनको टिकट न मिलना, और दूसरी तरफ पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष नितिन नवीन का अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी बांकीपुर में खुद टिकट देने के बाद टिकट वापस लेना है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। सिर्फ ये दो विधानसभा सीटों के बारे में बातचीत नहीं है, इससे 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट होती। पहली बात यह है कि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गड़बड़ चल रहा है। अब वो शीर्ष पर चल रहा है, मध्य में चल रहा है, या अंत में चल रहा है, लेकिन ये जो डबल डेकर की जो सरकार चल रही थी या जो ट्रिपल डेकर की सरकार चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम तो आ गई है। अब ये कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम ईगो की टकराहट की वजह से हो रही है, एक दूसरे को निपटाने की वजह से हो रही है, एक दूसरे के ऊपर अविश्वास हो रहा है इसकी वजह से हो रही है। ये कई सवाल है जिसके जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले आपने देखा कि पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक के बाद एक के बाद एक कई खबरें आई, और वो खबरें हम्म। सरकार को नुकसान पहुंचाने वाली खबरें हैं। खबर क्या आई हम्म। कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनकी प्रॉपर्टी का एक बड़ा घोटाला, ऐसा आरोप लगाया गया, और बहुत बड़ी रपट उसके ऊपर छापी गई, बहुत बड़ी रपट। उज्जैन में। मोहन यादव जो है वो शिवराज सिंह चौहान के वहां मुख्यमंत्री बने थे, और बहुत सारे ऐसे दावेदार थे जो हाई प्रोफाइल नेता थे, जो चाहते थे कि वो शिवराज सिंह चौहान की जगह मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका पत्ता कट गया। नरोत्तम मिश्रा भी उन्हीं में से उन्हीं में से एक थे। उस खबर का आना वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, उसमें भागीरथ चौधरी जो राजस्थान से आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर हैं, उनके बारे में खबर ये छपना कि 99 लाख रुपए उन्होंने अपने ही मंत्रालय से निकाले, सब्सिडी के तौर पर अपने ही कोई दे दिए, और कुछ और हम्म। अधिकारियों ने दे दिए। ये भी खबर एक तरीके से भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई खबर है, आप उसको कॉन्फ्लिक्ट हम्म। ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। तीसरी खबर इन सब पर सबसे ज्यादा भारी थी, वह थी भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो अमित शाह के हाँ। बहुत करीबी माने जाते हैं, एक तरीके से उनके आईज एंड ईयर्स माने जाते हैं, आंख और कान माने जाते हैं, बहुत ही करीबी हैं एक जमाने में। बल्कि कह सकता हूं कि जब जेपी नड्डा साहब पार्टी के अध्यक्ष बन रहे थे, उस वक्त भी भूपेंद्र यादव का नाम था कि वो पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं। जब नितिन नवीन का नाम आया, तब भी ये कहा जा रहा था कि वो पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन दोनों बार पार्टी के अध्यक्ष नहीं हो पाए। अब उनके अपने दफ्तर में, मंत्रालय की बात नहीं कर रहा हूं, मंत्रालय में कोई अधिकारी गलत काम कर रहा है तो आप उसको हटा दीजिए, लेकिन जो आदमी खुद भूपेंद्र यादव की अपने दफ्तर में काम कर रहा हो, उनके सारे अपॉइंटमेंट्स को देख रहा हो, सारी शेड्यूलिंग को देख रहा हो, कौन कहाँ जा रहा है, किससे बात करना है, किससे मुलाकात करानी, किससे मुलाकात नहीं करानी है, ये सारी काम, यानी जो डायरेक्टली भूपेंद्र यादव को रिपोर्ट करते थे, ऐसे 4 अधिकारियों में से 2 अधिकारियों को तो सैक कर दिया गया है, और 2 हम्म। अधिकारियों को पुराने काडर में भेज दिया गया। और इसके साथ साथ चंदा चोरी। तो 4 हम्म। घटनाएं ऐसी हैं जो अगर आप उनको जोड़कर देखेंगे तो कम से कम नरेंद्र हम्म। मोदी जी की सरकार बनने के बाद से ये पूरी तरीके से अप्रत्याशित है। यूपीए की सरकार में तो हम्म।
खबरें लीक होती थी, अखबारों में खबरें हम्म, भ्रष्टाचार की छपती थी, नेताओं के खिलाफ छपती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से इस पर एक तरीके से रोक लग गई थी। ऐसे में बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक 1 महीने के अंदर इन चारों खबरों का आना, उस पे चर्चा होना और सबसे बड़ी बात है कि फ्रंट पेज पे छपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने आप में और है। आशुतोष जी, राम मंदिर में नृपेंद्र मिश्रा का चोरी को डकैती कहना। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। हम्म, तो और नृपेंद्र मिश्रा कौन है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम्म, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंख और कान कह सकते हैं उनको। मतलब जिस हम्म, चोरी को भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां तो कुछ भी नहीं हुआ, वहां तो अखिलेश यादव ने सब कुछ करवा दिया, ये सब कह रहे कोशिश। उसको नृपेंद्र मिश्रा ने खुलकर कहा कि ये खुली डकैती है। अगर उन्होंने नहीं कहा होता हम्म, तो शायद ये मामला दब जाता। हम्म, तो इसलिए मैंने कहा कि अब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना और बांकीपुर से नितिन नवीन का अपने पसंदीदा व्यक्ति को टिकट न दिला पाना, क्या ये बड़े सत्ता संघर्ष का एक रिफ्लेक्शन मात्र है? क्योंकि पिछले दिनों इस तरीके की खबरें भी छपी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन छपी, सोशल मीडिया पे अटकलें भी लगी कि अमित शाह अगले कैबिनेट रिशफल में उप प्रधानमंत्री हो सकते हैं। अब इस खबर का सोर्स क्या है किसी को नहीं मालूम, लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में जब इस तरीके की खबरें छपती हैं तो कोई ना कोई तो उसका सोर्स होता है। वो सोर्स और ऐसी खबरें जब छपती तो उसके पीछे का एक पॉलिटिकल इंपोर्ट भी होता है, यानी कहीं किसी को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद अमित शाह के करीबी भूपेंद्र यादव के खिलाफ खबर का छपना, मोहन यादव के बारे में भी कहा जाता है वो भी अमित शाह के करीबी हैं। साथ ही साथ अब नरोत्तम मिश्रा, उनके बारे में भी कहा जाता है वो भी अमित शाह के करीबी हैं। क्या ये सारा घटनाक्रम एक दूसरे से जुड़ता हुआ दिखाई पड़ता है? क्या कोई एक ऐसी ताकत है, मुझे नहीं मालूम इसमें खबर इसके असली जानकारी क्या है, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर होने के नाते, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, जब मैं इन सारे घटनाक्रमों को जोड़ने की कोशिश करता हूं और उसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि निश्चित तौर पर ये वो खबरें हैं जो कहीं ना कहीं अमित शाह को या तो कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। अब ये क्योंकि भूपेंद्र यादव के मंत्रालय में उनके 4 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई, ये मामूली घटना नहीं है। अब ये अनायास हो रहा है या सायास किया जा रहा? क्या उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई साजिश रची जा रही है? उनके कद को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है कि उनके अपने ही लोगों के ऊपर निशाना साधा जाए? मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ अप्रत्याशित नहीं है और इसमें कुछ ना कुछ जो है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये जो भाव आज अगर आप मीडिया तो छोड़ दीजिए, अगर आप पॉलिटिकल सर्कल में जब आप बात करते हैं तो ये बात खुसफुसाहट करते हुए बड़ी मजबूती के साथ कही जाती है और लोग बहुत मजबूती के साथ 2 और 2 को जोड़ के, मैं 1 और 1 जोड़ के 11 नहीं कह रहा, मैं 1 जोड़ के 2 ही कह रहा हूँ। तो मैं 2 और 2 जोड़ के मैं जरूर ये कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ किस स्तर पर है, कौन किसको निपटाने की कोशिश कर रहा है और कौन किस पर निशाना साध रहा है, कौन किसकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है, कौन किसको संदेश दे रहा है, ये सब कुछ कंजेक्चर की उस पे है। तो मैं फिलहाल उस पर उतनी बड़ी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, सब कुछ ठीक नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब ये गृह युद्ध की स्थिति है या नहीं है, ये मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ देता हूं कि वो अपना निष्कर्ष निकाले इस बारे में। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.